So hello, hi everyone. I am back here with another topic of investigation part of CRPC. But before going into the details of the topic, I would like to start with some gist of what exactly CRPC is, what intentions it has been created. So जब हम CRPC की बात करते हैं या किसी भी प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं या किसी भी कोड की बात करते हैं तो वो क्यों बनाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए जानना। तो जो CRPC है वो एक प्रोसीजरल लॉ है और बेसिकली वो एक मशीनरी की तरह काम करता है। वो ऐसी मशीनरी की तरह काम करता है जिससे कि हम पनिश कर सकते हैं ऑफेंडर्स को, जो भी कोई भी क्राइम करता है, मे इट बी अगेंस्ट दी होल सोसाइटी और मे इट बी अगेंस्ट दी प्राइवेट इंडिविजुअल्स। There are different type of offenses. You can say there are cognizable offenses, there are non-cognizable offenses. तो CRPC में दोनों तरीके के ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की अगर आप बात करें तो सेक्शन 2A ऑफ CRPC डेफिनेशन क्लॉज जो है वो ये बात करता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है CRPC के अंदर या किसी और अलग स्टेट्यूट के अंदर, और जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं वो डिफाइन किया गया है अदर केसेस अदर देन दी कॉग्निजेबल केसेस। जो भी और दूसरे केसेस हैं वो आपके जो है नॉन कॉग्निजेबल के कैटेगरी के अंदर आएंगे। सो द बेसिक एम बिहाइंड क्रिएटिंग दी पर्टिकुलर लॉ वॉज कि हम कंसोलिडेट कर सके और हम अमेंड कर सके जो हमारे पास लॉज हैं रिलेटेड टू दी क्रिमिनल प्रोसीजर्स, जिससे कि हम अरेस्ट, डिटेंशन और एक्यूज्ड के राइट्स की भी बात करते हैं, हम विक्टिम्स के राइट्स की भी बात करते हैं। इसमें हम लीगल प्रोसीजर्स की भी बात करते हैं, लीगल एड के लिए भी हम बात करते हैं कि क्या होगा इफ से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एक्यूज्ड के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने लिए अपना लॉयर हायर कर सके, तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो क्रिमिनल एस्पेक्ट्स के प्रोसीजर के किस तरीके से फॉलो करेंगे वो बात करता है, और ये काउंटर पार्ट है सिविल प्रोसीजर कोड का। सिविल के अगेंस्ट में जो भी सूट्स होंगे, जो भी सूट्स पर्टिकुलरली सिविल से रिलेटेड होंगी वो सिविल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और जो क्रिमिनल से रिलेटेड होती है उसके लिए हम क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर फॉलो करते हैं। उसके अलावा देयर आर सर्टेन क्लासेस ऑफ दी कोर्ट्स, हायरार्की है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड देन देयर इज अ हायरार्की इन दी क्लासेस ऑफ कोर्ट्स विच यू विल बी लुकिंग एट द सेक्शन 4, जो कि बताता है आपको कि क्लासेस ऑफ द कोर्ट्स क्या है, आपकी कोर्ट्स के अंदर क्या क्या किस किस तरीके के आपके कोर्ट्स हैं, और कोर्ट्स ऑफ सेशन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोर्ट्स ऑफ सेशन है, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसको आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स भी कह सकते हैं। उसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स है। सो हमने क्लासेस ऑफ कोर्ट्स डिफाइन कर रखी हैं। आप लोग जब ये पर्टिकुलर चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्लासेस ऑफ कोर्ट्स क्या होती हैं, किस कोर्ट के पास कितनी पावर है पनिश करने की ऑफेंसेस पे और किसके पास कितनी नहीं है। जैसे सेशंस कोर्ट में अगर कोई भी केस जाता है तो वो डेथ इम्प्रिजनमेंट डेथ तक दे सकता है सेंटेंस, लेकिन जबकि आप और दूसरे कोर्ट्स को देखो तो उनकी पावर वेरी करती है, और वो भी सब्जेक्ट है सेशन कोर्ट की, ये पावर भी सब्जेक्ट टू है रैटिफिकेशन बाय दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अगर कंफर्म कर देगा वो जो उन्होंने पनिशमेंट दी है तो वो फिर आगे चल करके इम्प्लीकेट हो सकती है। उसके अलावा बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं जो कि बता रखे गए हैं कि बेलेबल हैं अंडर द स्केड्यूल, बता रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है कि इन केसेस में बेल मिलेगी। उसके अलावा चार्ज का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। चार्ज कोई भी चार्ज हो सकता है, कितने नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर आप 211 सेक्शन ऑफ CRPC पढ़ें, 218 पढ़ें, 211 पढ़ें, वो चार्जेस के बारे में बात करता है कि एक से ज़्यादा चार्जेस एक ही ट्रांजैक्शन में कई सारे ऑफेंसेस किए हैं तो क्या होगा, चार्ज कैसे लगेंगे, पनिशमेंट कैसे मिलेगी, सब कुछ बता रखा है। एवरीथिंग इज डिफाइंड एंड विल बी मूविंग फर्दर इनटू द डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। उसके अलावा इंक्वायरी क्या होती है। इंक्वायरी बेसिकली हर तरीके की इंक्वायरी होती है, लेकिन इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट कर सकता है या कोई कोर्ट कर सकती है। इंक्वायरी कोई पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन वाला जो पार्ट है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करते हैं फॉर द पर्टिकुलर
केस को आगे बढ़ाने के लिए कलेक्शन करते हैं ऑन दी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, उसके बाद कि वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं है, कोई एविडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि उस पर्सन का गिल्ट, एक्यूज का गिल्ट प्रूव हो रहा है, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं जो कि एफआईआर से रिलेट करते हैं। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस से रिलेटेड, वो एक पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन जिसको कि मजिस्ट्रेट ने एम्पावर किया हो वो कर सकता है। एम आई क्लियर? हेलो, एम आई क्लियर? प्लीज डू लेट मी नो, एम आई क्लियर? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ये 3 स्टेजेस में होती हैं। ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें कि आपका जो है एक केस को प्रोसीड किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द केस। जब भी हम कोई एफआईआर लॉन्च करते हैं, कोई कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है, जब हम एफआईआर लॉन्च करते हैं तो इन्फॉर्मेशन होता है। उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेट करता है मैटर को। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेट करता है मैटर को, तो वो कलेक्ट करने की कोशिश करता है और दूसरे एविडेंसेस जो कि फॉर्म करते हैं क्रेडिबिलिटी, कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने रिसीव की थी उसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं, या वो किसी ने ऐसे ही सिर्फ हैरेस करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को लगा दी थी। अगर आप डिफरेंसेस देखें बिटवीन द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सबसे पहला डिफरेंस तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सीरियस काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो लेस ट्राइवल होते हैं, या फिर वो मोस्टली क्या होता है जिसमें फाइन लगता है या कुछ इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल वेजिंग ऑफ वार अगेंस्ट द स्टेट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वेयर एज गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपका जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसकी पनिशमेंट 3 साल या उससे ज़्यादा की है वो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आएंगे, और जिनकी पनिशमेंट लेस देन 3 इयर्स है या फिर जिनमें सिर्फ नॉर्मल फाइन इम्पोज किया जाता है, हम उनको नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी में डालते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो अरेस्ट कर सकता है और डिटेन कर सकता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एक किसी भी पर्सन को जिसके अगेंस्ट में उसको डाउट है, सस्पिशन है, सस्पेक्टेड पर्सन है वो। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस में ऐसा नहीं कर सकता। उसको नॉन कॉग्निजेबल केस में अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसको उसके लिए मजिस्ट्रेट से रिटर्न ऑर्डर लेना ज़रूरी है। मजिस्ट्रेट से रिटर्न ऑर्डर लेना ज़रूरी है। वो रिटर्न ऑर्डर जो होता है वो साइंड होता है, सील्ड होता है, और वो और अपॉन शोइंग इट टू द पर्सन तभी वो प्रोसीड कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। अगर आप पावर्स ऑफ अरेस्ट पढ़ेंगे तो आप वो सेक्शन 40 से लेकर के और सेक्शन 60A तक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा उसमें समन्स, उसके आगे समन्स और उसके आगे वारंट्स के भी बारे में बात की गई है। वो अभी मैं इस वक्त डील नहीं कर रही हूँ, वो मैं बाद में डील करूँगी। मैं मेन इंपॉर्टेंट टास्क सिर्फ जो इस वक्त डील कर रही हूँ वो है सेक्शन इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट, चैप्टर 12 जो कहते हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ने से। इसकी मेन रीडिंग कर लेते हैं एक बारी। 154 इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर एंड देयर पास टू इन्वेस्टिगेट। 154 बात करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। ये जो स्टेशन डायरी होती है पुलिस ऑफिसर की, ये जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर रिसीव करता है, मे इट बी थ्रू टेलीफोन, मे इट बी थ्रू पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर कंप्लेनेंट, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो उसको लिखेगा और जो भी उसने लिखा है उसकी क्रेडिबिलिटी होगी अगर वो जो एफआईआर की स्टेटमेंट है उससे ये पता चलता है कि कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, इस तरीके की सर्कमस्टांस उसके अंदर निकल के आती है, पता लगता है, कंप्लेंट होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट माना जाएगा। व्हाट इज एन एफआईआर? एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो कि पुलिस ऑफिसर को दी जाती है बाय द कंप्लेनेंट, आइदर इन प्रेजेंस, इट कैन बी ऑन द टेलीफोन, इट कैन बी इन एनी अदर मोड ऑल्सो, राइटिंग में हो सकती है वो और ओरल भी हो सकती है वो। अगर ओरल है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो जो उसके पास रजिस्टर है, जिसको कि हम वो वाला रजिस्टर कहते हैं, एफआईआर लॉन्च करने का जो एक उसका रजिस्टर होता है, पुलिस डायरी भी कह सकते हो, सॉरी वो
कोड नहीं, कोड डायरी में नहीं, उसको स्टेशन डायरी कहते हैं, यस, दी स्टेशन डायरी, जिसमें वो लिखता है कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ था, तो उस स्टेशन डायरी के अंदर वो पर्टिकुलर पर्सन जो भी ओरल इन्फॉर्मेशन मिली है उसे पर्टिकुलर कंप्लेनेंट से, वो सारी नोट डाउन करेगा. सो लेट्स रीड दी पर्टिकुलर सेक्शन कि क्या कहता है वो. एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf. उसको आप FIR डायरी भी कह सकते हो, उसको आप स्टेशन डायरी भी कह सकते हो. अच्छा, अमेंडमेंट के बाद, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के बाद एक पर्टिकुलर प्रोविजन और ऐड ऑन किया गया. व्हाट अबाउट दी केसेस जहाँ पर वुमेन के अगेंस्ट में कोई क्राइम हुआ है, जहाँ पे मे बी रेप हुआ है, मे बी एसिड अटैक हुआ है. सोनम प्लीज यार एक बार म्यूट कर लो जरा अपने आप को, रिक्वेस्ट कर रही हूँ. सो प्रोविजो इसका क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट whom an information under section 326A, 326B, 354, 354A, B, C, D, 376, 376A, B, C is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman police officer. इन केसेस में जो कि वुमेन्स के अगेंस्ट में हुआ है, वो सारे ऑफेंसेस में जो है वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्फॉर्मेशन को जॉट डाउन करेगी अपनी डायरी में, FIR डायरी में, स्टेशन डायरी में. प्रोवाइडेड फर्दर, अगर इस तरीके का कोई भी ऑफेंस होता है उसको हम वीडियोग्राफ भी करेंगे. अगर मान लो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो वो पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है वो उसका कोई रिलेटिव आके बताता है, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं है, वुमेन मेंटली स्टेबल नहीं है कि वो उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्रेडिबली दे सके, तो देन क्या होगा, such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking the report such offence, or at a convenient place of the person's choice in presence of an interpreter or special educator as the case may be. और ये सारा जो काम होगा, ये सारा का सारा काम जो है वीडियोग्राफ्ट होगा, उसकी एक वीडियोग्राफी होगी जिससे कि जो रिकॉर्डिंग है वो सही थी, जेन्युइन थी और वो बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट की गई थी, ये सबूत बन सके, कल एविडेंस की तरीके से आगे तो उसके तौर पे यूज़ किया जा सके, जिससे कि क्रेडिबिलिटी बने. उसके अलावा जो पुलिस ऑफिसर है शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164 एज सून एज पॉसिबल. ये एज सून एज पॉसिबल क्यों लगाया गया, जिससे कि जो वेरासिटी है, जो टाइमिंग है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब टाइमिंग ज़्यादा होती है तो एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने का मौका मिलता है और थ्रेट होता है टू द लाइफ ऑफ द पर्टिकुलर विक्टिम. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक्यूज जो है उस विक्टिम का मर्डर करना चाहे कि वो कहीं मेरे बारे में बता ना दे. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जब सेक्शन 9 के अंदर कराए इंडियन एविडेंस एक्ट तो वो बोल ना दे. रेस गेस्ट आए सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सेम ट्रांजैक्शन में सब कुछ हो रहा था, सर्कमस्टांसेस, चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस कंप्लीट हो रही हैं. जब चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस कंप्लीट हो रही है और FIR भी सेम बातें बोल रही है तो बस उनका एक्यूज का गिल्ट जो है प्रूफ हो जाएगा. तो वो उन सारी चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट किया जाता है कि जल्दी जल्दी मजिस्ट्रेट के आगे उसकी सारी की सारी जो है रिकॉर्डिंग करा दो, जिससे कि जो ऑथेंटिसिटी है वो और ज़्यादा हो जाए और वो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट आउट ना हो. अ कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज as recorded under subsection 1 shall be given forth free of cost to the informant. जो भी कॉपीज़ हैं वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन्फॉर्मेंट को दी जाएंगी. उसकी कॉपी पुलिस के पास भी रहेगी, उसकी कॉपी आगे फर्दर भी जाएगी. उसके अलावा एनी पर्सन aggrieved by refusal on the part of the officer in charge of a police station to record the information referred may send the substance of the information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself
और डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड। अब आप ये वाला जब पार्ट पढ़ते हो तो सेक्शन 36 ऑफ CRPC पढ़िए प्लीज। गो टू सेक्शन 36 ऑफ CRPC, यू विल बी एबल टू कनेक्ट। सेक्शन 36 ऑफ CRPC, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। Police officers superior in rank to an officer in charge of a police station may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station. This means कि जब आप किसी सुपीरियर ऑफिसर के पास ये कंप्लेंट करते हो कि एक थाने में एक पुलिस वाला मेरी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रहा है और मेरा ये ग्रीवांस है, मेरे अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट हुआ है, ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर मैंने नहीं दी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगी और इसकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगी और एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट कीजिए टू द पर्टिकुलर कंसर्न पुलिस अथॉरिटी और आइदर यू योरसेल्फ इन्वेस्टिगेट इट। तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। यूजुअली यही होता है प्रोसेस इज दिस कि जो सुपीरियर ऑफिसर है वो नीचे वाले ऑफिसर को डायरेक्ट कर देता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस करो और FIR लॉन्च करो। अच्छा, जीरो FIR क्या होती है? जीरो FIR बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जीरो FIR क्या होती है। जीरो FIR वो FIR होती है जो, से फॉर एग्जाम्पल आज मैं गुड़गांव में हूँ लेकिन मैं रेसिडेंट ओरिजिनली दिल्ली की हूँ और मेरे अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ इन रोहतक और मैं रोहतक में थी उस वक्त और मैं रोहतक वाले पर्टिकुलर पर्सन को कह रही हूँ कि मेरी जो कंप्लेंट है वो प्लीज़ लॉन्च कर लो और वो कंप्लेंट वो लॉन्च नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं या तो अगर वो कंप्लेंट लॉन्च नहीं करेगा तो सुपीरियर ऑफिसर के पास जाके उसको बुलवाऊंगी कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, FIR लॉन्च करे। जुरिस्डिक्शन हो सकता है किसी और थाने की बनती हो, मैं रोहतक में ही हूँ लेकिन हो सकता है कि वो उस थाने की ना हो जिस थाने में मैं गई हूँ, वो दूसरे थाने की हो। तो देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर जो है वो उस रिपोर्ट को लिखेगा, उसके अंदर नंबरिंग नहीं करेगा, FIR का नंबर नहीं चढ़ेगा, इसको कहते हैं जीरो FIR। जब किसी और जुरिस्डिक्शन की पुलिस रिपोर्ट FIR कोई और जुरिस्डिक्शन के थाने में लिखवाई जाती है तो थाने का पुलिस ऑफिसर वो लिखेगा, वो ड्यूटी बाउंड है, उससे उसका कोई लिंक नहीं है कि उसकी जुरिस्डिक्शन में पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो लिखेगा, वो मानी जाएगी, उसकी वैलिडिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन उसको वो FIR का नंबर नहीं देगा। वो उसको लिख करके वो इन्फॉर्मेशन दूसरे थाने में पहुंचा देगा जिस थाने की वो जुरिस्डिक्शन लगती होगी। इसका लीडिंग जजमेंट है स्टेट ऑफ AP वर्सेस पुनाती रमूलू AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें जीरो FIR क्या होती है ये डिफाइन किया गया था। आप लोग प्लीज़ एक बार अपना माइक ऑन करके मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ूं या स्लो डाउन हो जाऊं। हेलो, ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। अब हम मेरा एस्पेक्ट समझ में आ गया कि FIR क्या होनी चाहिए। 3 पॉइंट्स FIR के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि FIR क्या होती है, 156 में क्या है, कंप्लेंट और FIR के बीच में क्या डिफरेंस है, कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट है वो 154 के ऊपर है। बेसिकली वो क्या बात करता है, वो ये बात करता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द इन्फॉर्मेंट अंडर सेक्शन 154(1) ऑफ द कोड और अदरवाइज अंडर 157(1) ऑफ द कोड इज ऑब्लिगेटरी, मतलब लिखना ज़रूरी है। पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को लिखेगा, ज़रूर लिखेगा। अच्छा, अब बात आती है कि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एग्जैक्टली कब मानी जाएगी कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। से फॉर एग्जांपल एक कोई ऑफेंस हुआ, X जो था उसने आके पुलिस थाने में बताया जो Y उसकी जो बहन है वो कई दिनों से लापता है, मिल नहीं रही है। उसके बाद वो दोबारा अगले दिन आया और उसके बाद उसने एक और नई बात बताई कि जो Y थी, जो उसकी बहन थी, वो गहनों के साथ थी, उसने मतलब काफ़ी सारे गहने वहने पहन रखे थे और कोई M और N टाइप का पर्टिकुलर पर्सन था जिनकी निगाहें उसके ऊपर थी और उसने उसको उठा लिया है। क्यों? क्योंकि उसने कई सारे जेवर वगैरह पहन रखे थे, वो ज्वेलरी चोरी करना चाहते थे और हो सकता है उस थेफ्ट करने के लिए उन्होंने उसका मर्डर कर दिया हो। तो नाउ जो ये सेकेंड इंफॉर्मेशन उसने दी है जिसमें कि कमीशन ऑफ द ऑफेंस पता लग रहा है,
अब जो पहली इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें कहीं भी कमीशन ऑफ दी कॉग्निजिबल ऑफेंस पता नहीं लग रहा था, वो सिंपल एक और इन्फॉर्मेशन थी कि वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। बट जो नेक्स्ट डे उसने इन्फॉर्मेशन दी जिसमें कि वो ये बता रहा है कि कोई H&M था और वो इस तरीके से उसके ऊपर निगाहें रख रहा था और शायद उनकी चोरी करने की मंशा थी, जिससे कि मतलब उसके पास काफ़ी ज्वेलरी थी, इसलिए वो हो सकता है उसका खून करके और चोरी करके और उसकी डेड बॉडी कहीं इधर उधर फेंक दी हो। तो नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट will be taken as first information report। क्यों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मानी जाएगी ये? क्योंकि इसमें किसी ऑफेंस के होने की संभावना नजर आ रही है, पता चल रही है। तो ये जो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपीएस में सेम यही हुआ था। इसमें इस तरीके से कोई पर्टिकुलर पर्सन था जिसकी जो माइनर डॉटर है उसको किडनैप कर लिया गया था फॉर द कमीशन ऑफ द रेप, और उसके बाद वो मिल नहीं रही थी। उसने 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन दी, जो तीसरी इन्फॉर्मेशन दी उसमें क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दी जिसमें कि एक कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट हो रहा है ऐसा कुछ पता लग रहा था, तो उस इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन माना गया था। So, registration of FIR is mandatory under section 154 of the code if the information discloses the commission of the cognizable offense and no preliminary inquiry is permissible in such a situation। और सेकेंड पॉइंट जो इसमें आपका मेन है वो है if the information received does not disclose any cognizable offense but it indicates that there is a necessity to do inquiry, then a preliminary inquiry will be taken place। मतलब उसके लिए एक पहले इंक्वायरी करी ही जाएगी। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, अगर एक्शन नहीं लेता पुलिस ऑफिसर तो उससे एक्शन कैसे दिलवाएंगे? 36 के अंदर जाके सुपीरियर ऑफिसर को कर दो। सुपीरियर ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो वो खुद से उस पर्टिकुलर मैटर को इन्वेस्टिगेट करे और खुद से करे, वो इंस्पेक्शन करवाए इन्वेस्टिगेशन करके, इंक्वायरी करके, और या तो फिर वो सीधा पुलिस को कहे कि इन्वेस्टिगेशन करो इसकी और चार्जशीट फाइल करो, पुलिस रिपोर्ट फाइल करो। उसके बाद जो ये पर्टिकुलर जर्नल डायरी या स्टेशन डायरी होती है, इसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होता है जो कि पुलिस स्टेशन में रिसीव किया गया है, आइदर थ्रू फोन कॉल और थ्रू the particular person coming in person and asking the police officer to write whatever he is orally stating। अच्छा, अगर बाय चांस ओमिशन हो किसी FIR में, पूरी बातें नहीं लिखाई गई हो सकता है कि पूरा सर्कमस्टांस हड़बड़ी में ना लिखा पाया हो, या हो सकता है उसको उतनी ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों के बारे में ना पता हो, तो उस केस में क्या होगा? देखो, ओमिशन ऑफ FIR वेरासिटी को किसी भी तरीके से नहीं फर्क देती है अनलेस एंड अनटिल उस वेरासिटी से कॉग्निजिबल ऑफेंस जो पता लग रहा था कि हुआ है वो फेल आउट हो जाए। मतलब अगर ये पता लगना बंद हो जाएगा कि कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है तो वो किस तरीके की FIR हो, वो ओमिशन नहीं होनी चाहिए। हो सकता है छोटी मोटी ओमिशंस हो जाए, जैसे जो केस हुआ था जिसमें एसिड अटैक हुआ था, देयर वाज वन केस जिसमें एसिड अटैक हुआ था। उसमें क्या हुआ था, जो विक्टिम की मदर थी उसने सारी की सारी इंसिडेंट्स देखी थी। क्या होता था, वो उस लड़की के पीछे जाता था, उसे बोलता था कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। वो लड़की दोस्ती नहीं करना चाहती थी। वो एक दिन उसके घर आया, उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई कहीं बाहर गए हुए थे कुछ खरीद के लेके आने के लिए, और वो एकदम से आया, किचन में उसके ऊपर एसिड फेंका और वो चला गया। एंड एज सुन एज उसकी मदर वापस आई, उन्होंने देखा कि उनकी लड़की किस तरीके से रो रही है, बिलख रही है, और मतलब हड़बड़ाहट में उसने इन्फॉर्मेशन दी पुलिस को कि इस तरीके का कोई ऑफेंस हुआ है। जब वो उस तरीके का ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दे रही थी तो उसने सिर्फ इतना बताया कि ऐसे ऐसे कोई बंदा आया था और आके एसिड थ्रो करके और चला गया है, और उस पर्टिकुलर पर्सन को हम इन पर्सन जानते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन जब आगे हमने इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की और ट्रायल शुरू हुआ चार्जेस फ्रेम होके, तो उन्होंने बताया कि ये लड़का पहले उसके पीछे आता था, उसको बोलता था मुझे तेरे साथ दोस्ती करनी है। तो ये बोला गया कि क्योंकि FIR में तो ये सब कुछ नहीं बताया था, तो ये आप झूठ बोल रहे हो, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो देन वो ओमिशंस जो हैं वो हो सकती हैं FIR के अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि हम पर्टिकुलर्स नहीं बता पाएँ, सारी की सारी चीज़ें ना बता पाएँ, लेकिन जो मेन पॉइंट था कि एसिड थ्रो हुआ है, एक कॉग्निजिबल केस कमिट हुआ है, वो पूरा का पूरा डिस्क्लोज कर रही थी। ठीक है।
उसके अलावा डिले इन फाइलिंग एफआईआर, यूजुअली तो कहते हैं कि जितनी डिले होगी एफआईआर फाइल करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वेरासिटी ऑफ द केस लॉस्ट हो जाता है, कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, कि थिंकिंग का टाइम मिल गया, हो सकता है कि कुछ इलेबोरेट किया हो सकता है कि किसी को विक्टिमाइज करने के लिए ज़बरदस्ती की इस तरीके का चार्जेस फ्रेम कर, मतलब इस तरीके का केस लगा दिया हो, इस तरीके की कंप्लेंट फाइल कर दी हो, तो जिससे कि वेरासिटी ना लूज हो, इसलिए हम कहते हैं कि हमें एफआईआर जल्दी लॉन्च करा देना चाहिए। बट अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई रीजनेबल कॉज था जिसकी वजह से आप इतने डिले से एक एफआईआर को लॉन्च करा रहे हैं, तो देन इन दैट केस वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होती है कि वो उस डिले को भी मतलब एफआईआर की वेरोसिटी ना लूज करे और उस डिले को भी वो टेकअप कर ले और मान ले और उसकी वेरोसिटी पे डाउट ना करे। उसके अलावा आप इसमें एक ये केस पढ़ लीजिएगा, रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये बताया है कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कब एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, कब नहीं। हो सकता है कि थोड़ी डिले भी हो जाए, लेकिन अगर वो डिले जो है केस में डाउटफुल नहीं कर रही है किसी भी चीज़ को, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रेडिबिलिटी मानी जाती है, उसकी वेरोसिटी लूज आउट नहीं होती है और कहीं कोई फैब्रिकेशन का चांस नहीं है, तो देन इन दैट केस वो जो डिले है वो भी आपका डन अवे कर दिया जाएगा। एक ये टेलीफोनिक मैसेज वेदर एन एफआईआर और नॉट, ये अगर एनोनिमस नेम से आती है कोई भी टेलीफोन कॉल और उसमें कहीं भी कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, मतलब जिससे कि ये पता लग सके कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो देन इन दैट केस वो एफआईआर नहीं मानी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर एक टेलीफोनिक कॉल आती है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को बताता है कि मैं ये बोल रहा हूँ और मेरे साथ इस तरीके का या कहीं पे मैंने इस तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए देखा है, और वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देता है और इस तरीके की सस्पेक्ट बनती है, तो देन दैट for information even though it is given on telephone will be taken as first information report। अब आप सेक्शन 155 पे आ जाइए प्लीज। मैंने एविडेंट्री वैल्यू वाला पार्ट आप लोगों को बता दिया है कि एविडेंट्री वैल्यू क्या होती है। इसमें एक दो केसेस आप लिख लीजिएगा। 0 एफआईआर का केस मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपको, स्टेट ऑफ AP, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रामुलू, AIR 1993 Supreme Court। Now coming to section 155, information as to non-cognizable cases and investigation of such cases। When information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be enter, he shall enter or cause to be enter the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in that behalf and refer the informant to the magistrate। क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो तुरंत का तुरंत उस इंफॉर्मेशन के साथ उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा, जिससे कि उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होने के बाद मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिल जाए और ऑर्डर मिलते ही इन्वेस्टिगेशन चालू की जाए। उसके बाद नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट हैविंग द पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। Any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation except the power of arrest without warrant। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन की सारी पावर्स वैसे यूज़ कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन वो अरेस्ट नहीं कर सकता पर्टिकुलर पर्सन को आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट का ऑर्डर मिल जाए, मजिस्ट्रेट ये कह दे कि आप कर सकते हैं। उसके बाद वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 or more offenses of which at least one is cognizable। now this is very important। जब आप सेक्शन 2D पढ़ते हैं, प्लीज़ एक बार आप सेक्शन 2D पे चले जाइए। थोड़ा सा ये एक एस्पेक्ट जो है मैं मिस आउट कर गई हूँ, तो मैं आप लोगों को अभी क्लियर आउट कर देती हूँ।
जब आप सेक्शन 2D पढ़ते हैं, जब आप कंप्लेंट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, तो कंप्लेंट की डेफिनेशन नॉर्मली क्या है कि कोई भी एलिगेशन चाहे आप रिटर्न में बनाओ या ओरली बनाओ, ठीक है, विद अ व्यू टू टेकिंग एन एक्शन अंडर द पर्टिकुलर कोड दैट सम पर्सन हैज़ कमिटेड अ पर्टिकुलर ऑफेंस वेदर नोन और अननोन, वो जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं उसको आप कंप्लेंट कहते हैं। वो कंप्लेंट आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या पर्टिकुलर कंप्लेंट जो आप कर रहे हैं उस पर कोई एक्शन लिया जाए। वो एक्शन कौन लेगा? मजिस्ट्रेट। जब डायरेक्ट करेगा तो पुलिस वाला एक्शन लेगा। इट इज़ नॉट अ पुलिस रिपोर्ट, माइंड यू, इट इज़ नॉट अ पुलिस रिपोर्ट। नाउ प्लीज कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। कहता है, a report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be complainant। अब ये क्या है? ये तो बड़ी अलग सी चीज़ हो गई। ये है कि हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर जिस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो ये सोच रहा है कि वो एक कॉग्निजिबल ऑफेंस का मैटर है, लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन पूरी करता है तो उसे पता लगता है कि नहीं, वो तो नॉन कॉग्निजिबल केस था और अब उसने जो है वो पुलिस रिपोर्ट बना ली है कॉग्निजिबल केस समझ के। तो क्या होगा उस कंडीशन पे? उस कंडीशन पे ये होगा, जो पुलिस रिपोर्ट बनी है उसको कंप्लेंट की तरीके से ले लेंगे और जो पुलिस ऑफिसर जिसने ये पुलिस रिपोर्ट बनाई है उसको कंप्लेनेंट मान लेंगे। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये डीम्ड कंप्लेंट की बात करता है कि कब इस तरीके का कोई भी पुलिस रिपोर्ट फाइल जब हो जाता है तो क्या करें, क्योंकि इतनी मेहनत की उसने, इतना इन्वेस्टिगेशन किया उसने उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर, और अब हम उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते हैं, इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट की उसमें तो आना पड़ेगा। तो डीम्ड कंप्लेंट मान के और आगे फर्दर उसका प्रोसेस चालू करवा देंगे। अब वापस आ जाइए 155 पे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज आप 155 पे वापस आ जाइए। अब 156 पढ़ते हैं। मैंने आपको डीम्ड कंप्लेंट क्या होती है बता दिया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा केस हो जिसका इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ऑफिसर ये सोच के कर रहा हो कि वो एक कॉग्निजिबल केस था, बट जब वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करने की बारी आती है, पुलिस रिपोर्ट तैयार कर लेता है, तो उसको समझ में आता है कि ये नॉन कॉग्निजिबल केस था। तो देन इन दैट केस जो पुलिस रिपोर्ट उसने तैयार की है उसको कंप्लेंट के तौर पे ले लेंगे, उसका आगे फर्दर की प्रोसीडिंग चालू कर देंगे, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और आगे का ट्रायल प्रोसेस, और अदरवाइज उसको पुलिस ऑफिसर को जो है कंप्लेनेंट मान लेंगे। उसके बाद 156 पुलिस ऑफिसर्स पार्ट टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजिबल केस। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन मे विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजिबल केस which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 13। मतलब कि कॉग्निजिबल केस में तो सिंपल है कि आपका जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा था, आपके पास उसकी पावर थी कि आप उसको ट्राई कर सके, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन को चालू कर देंगे। नो प्रोसीडिंग ऑफ ए पुलिस ऑफिसर इन सच अ केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन on the ground of the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। It is irrespective, आप ये समझ लीजिए, जब इन्वेस्टिगेशन करता है जुरिस्डिक्शन इज इररिस्पेक्टिव। इवन इफ जुरिस्डिक्शन नहीं थी और उस पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके पीआर फाइल कर रहा है, तो देन ऑल्सो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी। ठीक है? Any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as mentioned above। Now procedure क्या होगा investigation? 157 is very important again। I hope ये वाला पार्ट क्लियर था, कॉग्निजिबल केस में कैसे होगा, नॉन कॉग्निजिबल केस में कैसे होगा। चलिए अब आगे बढ़ते प्रोसीजर का। हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है पुलिस ऑफिसर को ये लगता हो कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, हो सकता है उसे ये भी लगता हो कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जब उसको ये लगता है कि उसकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है,
तो वो इन राइटिंग मजिस्ट्रेट को रीजंस के साथ कि क्यों नहीं है ज़रूरत इन्वेस्टिगेशन करने की रिकॉर्ड करके भेजेगा। उसके अलावा जिस पर्टिकुलर कंप्लेनेंट ने वो कंप्लेंट फाइल की है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की बात कह रहे हैं हम, वो क्यों नहीं कर रहा, वो उसको भी वो रीज़न देगा कि क्यों वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा उस मैटर पे। उसके आगे, जब एक पुलिस ऑफिसर के पास कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, उसको रीजनेबल सस्पेक्ट है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, देन इन दैट केस वो ऑफेंस की लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 156 के अंदर पावर्स हैं उसके पास कि वो कर सकता है। और वो करेगा, वो कैसे करेगा, या तो वो खुद करेगा या वो अपने जूनियर उससे नीचे के सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को दे देगा, उसको कहेगा कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाओ जहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी है, जहाँ से शायद कुछ मिल सके, जहाँ से कुछ पता लग सके, या फिर वो खुद जाएगा और जो भी वो इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके वो सारे के सारे रीजंस को रिकॉर्ड करेगा। सो दिस इज़ द प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन। उसकी ये ड्यूटी है कि वो एज सुन एज इन्फॉर्मेशन मिली उसने इन्वेस्टिगेशन करी, स्पॉट पे गया, कुछ मिला है और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, अगर कुछ मिली हैं तो क्या क्रेडिबिलिटी है नहीं है, वो सब कुछ मजिस्ट्रेट को तुरंत के तुरंत रिपोर्ट करेगा। उसके बाद 158 रिपोर्ट हाउ टू बी मेड। तो सिंपल है, एवरी रिपोर्ट टू बी सेंड टू दी मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 157, जो भी सेक्शन 157 के अंदर क्राइटेरिया कि आप कैसे प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, अगर कर रहे हैं तो क्यों किया है, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। और इट विल बी सबमिटेड टू दी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर एंड फ्रॉम दैट सुपीरियर पुलिस ऑफिसर will be taken to the concerned magistrate जिसके jurisdiction में वो particular place आ रही है। उसके बाद power to hold investigation और preliminary inquiry। आप आइए वापस से 159 के अंदर की power to hold investigation और preliminary inquiry, ये magistrate की powers की बात करता है। Such magistrate on receiving a report or may direct an investigation or if he thinks fit at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in the manner as provided। किसी पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आई, जो मैंने अभी आपको बताया 157 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को दी, उसमें उस रिपोर्ट के ऊपर या तो वो अपने सबऑर्डिनेट वो उस पर्टिकुलर पुलिस वाले को ये कह सकता है कि और आगे इन्वेस्टिगेशन करके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठाओ, और अगर चार्जेस लगता है कि सस्पेक्टेड है होगा गिल्टी और ऐसा लगता है कि वो सही है तो आगे हम इंक्वायरी करेंगे और हम ट्रायल करेंगे। अगर लगता है कि ऑन द फेस ऑफ इट ये कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है या कोई केस नहीं बन रहा ऑन द फेस ऑफ इट, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बनने के बाद इतने कोई खास एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे उस पर्टिकुलर सस्पेक्टेड पर्सन के अगेंस्ट, तो वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी। पुलिस ऑफिसर्स पास टू रिक्वायर अटेंडेंस 160 ऑफ विटनेसेस। पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो विटनेसेस को आने के लिए बोले। जब आप सेक्शन 42 पे आएंगे, एक बार आप लोग प्लीज सेक्शन 41A पे आ जाइए। 41A क्या बोलता है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, कि जब भी पुलिस ऑफिसर को किसी पर्टिकुलर पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो सस्पेक्टेड पर्सन है लेकिन अभी उसके अगेंस्ट में पूरा कोई प्रूफ नहीं मिला, तो वो उस पर्सन को अरेस्ट करने की बजाय उस पर्सन को एक नोटिस इशू कर देगा और डायरेक्ट करेगा कि वो उस पुलिस ऑफिसर के पास आए और जो भी वो इन्फॉर्मेशन उससे मांगता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी डिले और क्या कहते हैं उसको दे दे, सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। बट अगर वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसको देने से मना कर देता है तो नाउ द पुलिस ऑफिसर गेट्स पावर टू अरेस्ट इवन दो वो केस नॉन कॉग्निजेबल है और उसमें उसके पास मजिस्ट्रेट की ऑर्डर्स नहीं है। वो क्यों करते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि कहीं वो पर्टिकुलर पर्सन जो सस्पेक्टेड है वो भाग ना जाए,
एविडेंसेस डिस्ट्रॉय ना कर दे, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो आई विटनेस है उसको थ्रेटन ना करे, उसकी जान ना ले ले, इस तरीके का कोई भी काम ना करे, इस तरीके का कोई भी काम ना हो। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके आगे हम कल की क्लास में करेंगे, जो कि हम 3 से 4 लेंगे, क्योंकि अगर मैं एक साथ इतना सारा कर दूंगी तो पूरा मिक्सअप हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ मुझे अपने फीडबैक अभी के अभी यहीं पे दे दीजिए।